नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम सेक्शन 101 से लेकर और 103 तक पढ़ेंगे। ये लास्ट सेक्शन होंगी चैप्टर 6 की। इसके आगे हमारा चैप्टर 7 शुरू हो जाएगा। ये सभी सेक्शन उसी पार्ट में आती हैं जहां पर लेटेंट या पेटेंट एम्बिग्यूटी की बात होती है। आप कमेंट करके बताइए कि पीछे का आपको कितना याद है। पेटेंट एम्बिग्यूटी का मीनिंग क्या है, लेटेंट एम्बिग्यूटी का मीनिंग क्या है, किसके लिए एविडेंस दी जा सकती है, किसके लिए एविडेंस नहीं दी जा सकती है। किसके का मतलब लेटेंट के लिए या पेटेंट के लिए। तो सेक्शन 101 उसी तरीके की बातें बताती है कि कब एविडेंस दी जा सकती है। तो हेडिंग देखिए, हेडिंग कहता है एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलेजिबल कैरेक्टर्स एक्सेट्रा। लैंग्वेज कहती है एविडेंस मे बी गिवन। देखिए, ये जितनी भी सेक्शन आपने पीछे पढ़ी और अभी भी पढ़ेंगे 101 एंड 102, इनमें हर जगह यही कहा जा रहा है कि एविडेंस मे बी गिवन या फिर एविडेंस शैल नॉट बी गिवन। भाई, एविडेंस का मतलब तो क्लियर है ना कि दोनों टाइप की एविडेंस, ओरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो क्या यहां पर दोनों टाइप की एविडेंस को रोका जा रहा है? यही सवाल, यही क्वेश्चन मेरा हर पीछे की सेक्शन जो 96, 97, 98, 99 एंड 100 है, उसमें भी आप पढ़ेंगे तो इसी तरीके की फ्रेजेस आपको देखने को मिलेंगी। तो आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पर दोनों टाइप की एविडेंसेस को रोका जा रहा है या केवल ओरल एविडेंस को रोका जा रहा है। और आप कमेंट कर दीजिए, आपको लॉजिक पता है तब लॉजिक लिख दीजिए, नहीं पता है तो मत लिखिए, कोई बात नहीं। बट आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन से एविडेंस को देने की बात हो रही है और कौन से एविडेंस को रोकने की बात हो रही है। तो सेक्शन 101 ने कहा कि एविडेंस मे बी गिवन, किस बात के लिए एविडेंस दी जा सकती है, किस तरीके की एम्बिग्यूटी आ रही है। तो उन्होंने कहा है टू शो, ये दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? मीनिंग, अर्थ क्या निकलेगा। अब अर्थ किस बात का, मीनिंग किस बात का? मीनिंग ऑफ इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब तो पढ़ा नहीं जा सकता। और नॉट कॉमनली इंटेलिजिबल कैरेक्टर। नॉट कॉमनली इंटेलिजिबल मतलब सामान्यतया समझ में नहीं आ रहा है वो कैरेक्टर, उसका मीनिंग बताने के लिए। या इलेजिबल का मतलब पढ़ा ही नहीं जा सकता ऐसा कैरेक्टर है, तो उसका मीनिंग बताने के लिए। या फिर कोई फॉरेन है, फॉरेन, ऑब्सलेट, टेक्निकल, लोकल या रीजनल एक्सप्रेशन है। कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जो फॉरेन कंट्री का एक्सप्रेशन है, फॉरेन लैंग्वेज का है। ऑब्सलेट का मतलब अब प्रचलन में नहीं रह गया है, इतना पुराना हो गया है। टेक्निकल का मतलब बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट, जैसा हम लैंग्वेज परिभाषा में लिखते हैं, हम डेफिनेशन में लिखते हैं, स्ट्रिक्ट टाइप का है। टेक्निकल है। लोकल है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही ये एक्सप्रेशन यूज किया जाता है। रीजनल है। ऐसे एक्सप्रेशंस का मीनिंग अगर बताना हो, उस पर डिस्प्यूट हो गया हो, तो उसके लिए एविडेंस दी जा सकती है। ये कहता है सेक्शन 101। या फिर और साथ में एब्रीविएशन अगर यूज हो गए किसी डॉक्यूमेंट में, उस एब्रीविएशन का मीनिंग क्या होगा वो भी बताया जा सकता है। या फिर ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस, किसी विशेष सेंस में अगर किसी वर्ड को यूज किया गया है और ये डिस्प्यूट है कि जी इस वर्ड को इस पर्टिकुलर सेंस में यूज किया गया है, देन उसको क्लियर करने के लिए ओरल एविडेंस दी जा सकती है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, वर्ड्स बहुत ज्यादा लिखे, बट मीनिंग क्लियर करना है। मीनिंग वो फ्रेज हो सकती है, एक वर्ड हो सकता है, पर्टिकुलर सेंस में लिखा हो सकता है, किसी फॉरेन लैंग्वेज का हो सकता है, लोकल लैंग्वेज का हो सकता है, एब्रीविएशन हो सकता है, इस टाइप से। और ऐसा कैरेक्टर हो सकता है सामान्यतः समझ ही नहीं आ रहा है उसका मीनिंग क्या है, या फिर पढ़ने में ही नहीं आ रहा है, इलेजिबल है। तो उनके मीनिंग को समझने के लिए एविडेंस दी जा सकती है, ये कहता है 101। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल जो इलस्ट्रेशन इसमें दिया गया है वो ये कहता है अ स्कल्प्टर एग्रीज टू सेल बी। कैसे, क्या लिखा उसने अपनी डीड में? जब अपने ये स्कल्प्टर मूर्तिकार, ये मूर्तिकार अपनी मूर्तियां बेचने के लिए एग्रीमेंट करता है बी के साथ। और उसने जब अपनी मूर्तियों का डिस्क्रिप्शन दिया कि अपनी कौन सी मूर्ति वो बेचना चाहता है,
तो उसने लिख दिया ऑल माई मोड्स, मेरी सारी मूर्तियां। ध्यान देना, लैंग्वेज माई वाइट हॉर्स, सिंगुलर था माई वाइट हॉर्स, लेकिन उसके पास एग्जिस्टेंस में जब एग्जिस्टिंग फैक्ट देखे तो 2 हॉर्स थे या 2 से ज्यादा थे, लेकिन यहां पर देखिए ऑल माई मॉड्स, मेरी सारी मूर्तियां। तो मूर्तियों की ही अगर बात हो तो क्या यहां पर कोई डिस्प्यूट आ सकता है? सारी मूर्तियां लिखा है, क्लियर है बिल्कुल लैंग्वेज, लेकिन डिस्प्यूट कब खड़ा? डिस्प्यूट का तब खड़ा होता है जब ए कहता है, सॉरी, ए के पास इसकी मूर्तियों के साथ साथ मूर्तियां बनाने के औजार भी थे। एग्जिस्टिंग फैक्ट ये है कि मूर्तियों के साथ मूर्तियां बनाने के औजार भी थे। अब बी ये कहने लगा कि साहब ऑल मोड्स में इसकी सारी मूर्तियां तो शामिल हैं ही, इसके साथ इसके औजार हथियार जो इसके इक्विपमेंट्स हैं मूर्तियां बनाने के वो भी इसमें शामिल हैं, तो मुझे वो भी दिलवाए जाए। अब ए कहता है कि नहीं, माई ऑल मोड्स का मतलब है कि यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मूर्तियां ही बेची। तो यहां पर कहीं ना कहीं एम्बिग्युइटी आ रही है। अब इस मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए यहां क्लियर किया इन्होंने, ए हैज बोथ मॉडल्स एंड मॉडलिंग टूल्स, मॉडल्स भी हैं मॉडलिंग टूल्स भी हैं। तो अब यहां पर एविडेंस में भी गिवन, एविडेंस दी जा सकती है किस बात को? ये शो करने के लिए कि इस ऑल मॉड्स का मीनिंग क्या है, क्या बेचना चाहता है ऑल मॉड्स कहकर, सारे मॉडल्स बेचना चाहता है या साथ में मॉडलिंग टूल्स भी बेचना चाहता है? इस बात को शो करने के लिए ओरल एविडेंस दी जा सकती है विच ही मीन टू सेल, कि वो क्या बेचना चाहता है। इस बात को शो करने के लिए ओरल एविडेंस दी जा सकती है। कोई ओरल एग्रीमेंट हुआ हो इन दोनों के बीच में तो वो शो किया जा सकता है। अब देखिए सेक्शन 102। अब 102 थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सेक्शन है, और इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो हर सेक्शन इंटरेस्टिंग बन जाती है दोस्तों जब ऐसी ही कहीं दूसरी सेक्शन लिखी हो, कुछ ऐसे ही वर्ड्स दूसरे प्रोविजन में लिखे हों, तो वो प्रोविजन इंटरेस्टिंग हो जाते हैं हमेशा ही। क्यों? क्योंकि कंट्राडिक्शन हो सकता है, सिमिलरिटी हो सकती है। एक प्रोविजन को पढ़ोगे तो हो सकता है कि दूसरा एप्लीकेशन में ना आए, दूसरे को एप्लीकेशन में लाओगे तो हो सकता है कि ये एप्लीकेशन में नहीं आए। तो सेक्शन 102 को पढ़ने से पहले आपको पढ़नी चाहिए सेक्शन 95। सेक्शन 95 में मैंने ये कहा था कि पहले एक डॉक्यूमेंट है और बायलैटरल डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग कोर्ट में प्रूव कर दिया गया है। सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग का मतलब है कि उस डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्राइमरी एविडेंस से प्रूव कर दिया गया है, वही डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया गया है जो डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आया था। अब कोई डॉक्यूमेंट सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग अगर प्रूव कर दिया गया है तो सेक्शन 95 कहती है 4 बातों के लिए अब आप ओरल एग्रीमेंट नहीं ला सकते। इस कॉन्ट्रैक्ट की, इस डॉक्यूमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स लिखा है खाली वहां पर, टर्म्स और कंडीशंस को आप कंट्राडिक्ट करने के लिए ओरल एविडेंस, ओरल एग्रीमेंट नहीं ला सकते। उन टर्म्स को वेरी करने के लिए, उनमें फेरबदल करने के लिए ओरल एग्रीमेंट नहीं ला सकते। कुछ ऐड करना है या उनमें से टर्म्स में से हटाना है, ओरल एग्रीमेंट नहीं ला सकते। ये क्या कहते हैं? सेक्शन 95। लेकिन सेक्शन 102 को पढ़िए जरा। पर्सन्स हु आर नॉट पार्टीज टू अ डॉक्यूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट may give evidence of any facts tending to show a contemporaneous agreement varying the terms of the document। यहां पर कहा क्या गया है कि ये एविडेंस दी जा सकती है, किस बात के लिए दी जा सकती है? कि एक कोई कंटेम्पोरेनियस एग्रीमेंट था। कंटेम्पोरेनियस का मतलब है समकालीन, उसी समय कोई एक और एग्रीमेंट हुआ था समकालीन। और ये एग्रीमेंट किस बात के लिए था? वेरिंग
द टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट की टर्म्स को वेरी करने के लिए, उनमें फेरबदल करने के लिए एक कंटेम्पोरेनियस एग्रीमेंट, समकालीन करार था, उसको एविडेंस में दे सकते हो, ऐसा कहती है 102। सेक्शन 95 ने कहा कि नहीं, आप ओरल एग्रीमेंट नहीं दे सकते कंडीशंस को, टर्म्स को वेरी करने के लिए, लेकिन यहां पर कहा है कि हां दी जा सकती है एविडेंस, बट कौन दे सकता है, यहां पर थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दिया। कौन दे सकता है? वो पर्सन जो उस डॉक्यूमेंट का पार्टी नहीं है, या उस डॉक्यूमेंट में जो पार्टी है उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट ना हो। देन ऐसे दो लोग टर्म्स में अगर वेरी करना चाहते हैं, कुछ टर्म्स लिखी कुछ और हैं, उनके एक्चुअल नेचर को बताना चाहती है वो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं है या इस डॉक्यूमेंट पर पार्टी नहीं है, वो आदमी ऐसी एविडेंस दे सकता है। तब क्या आपको नहीं लगता कि ये जो सेक्शन 95 में मना किया गया था कि कोई भी ओरल एग्रीमेंट नहीं लाया जा सकता टर्म्स को वेरी करने के लिए, लेकिन यहां तो कह रहे हैं यस, टर्म्स को वेरी करने के लिए ही एविडेंस दी जा सकती है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, सेक्शन 95 एंड सेक्शन 102? हाँ, डिफरेंस है। जब भी इस तरीके के दो प्रोविजन हो जहां पर आपको लगता है कि एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी है, एक को अप्लाई किया तो दूसरा रिडंडेंट, और इसको अप्लाई किया तो ये रिडंडेंट, ये एप्लीकेशन में नहीं आता है, तो ऐसी जगह पर इंटरप्रिटेशन होती है, रूल लगाया जाता है, हार्मोनियस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। हार्मोनियस का मतलब होता है कि दोनों में ही हार्मोनी हो जाए, दोनों में ही सद्भावना हो जाए, कि दोनों ही अप्लाई हो जाए, इस तरीके की इंटरप्रिटेशन की जाएगी। तो यहां और सेक्शन 95 इसमें डिफरेंस क्या है, मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। सपोज ये कोई एक सेल डीड हुई है, ए और बी के बीच में सेल डीड हुई, मैं वही पीछे भी वीडियो में मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैं वो ले लेता हूं। ए ने बी से लोन लिया, बी को कुछ सिक्योरिटी चाहिए थी, तो बी ने कहा ए से कि तुम्हारे पास जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट टू सेल मेरे नाम पर कर दो, एग्रीमेंट टू सेल मेरे नाम पर कर दो, और जो मैं तुमको पैसा दे रहा हूं एज ए लोन, इसके सेल कंसीडरेशन के रिगार्डिंग वो रिसिप्ट आप साइन कर दो। तो अब यहां पर ए और बी के बीच में क्या डॉक्यूमेंट बना है? सेल है, एक तरीके से एग्रीमेंट टू सेल बना है। लेकिन यहां पर एक तीसरी पार्टी है सी। पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि ए और बी दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट अगर सेक्शन 94 से प्रूव हो गया है, सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग प्रूव हो गया है, तो अब इसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है उनको वेरी करने के लिए ना तो ये कोई ओरल एग्रीमेंट दे सकता है, ओरल एविडेंस दे सकता है, ना ही ये बी दे सकता है। ए और बी को मना किया गया है, लेकिन सेक्शन 102 में किसको मना किया गया है? 102 में भी ए और बी को परमिशन नहीं दी जा रही। ए और बी ने तो ए और बी को तो ऑलरेडी मना कर दिया गया है। हालांकि देखिए, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बट सेक्शन 95 में एक ये प्रोविजो है और ये जजमेंट भी थी कि इस ट्रांजैक्शन के अगर एक्चुअल नेचर को शो करना है, ट्रांजैक्शन दिखाई कुछ और दे रही है बट इसका एक्चुअल नेचर क्या था कि ये सिक्योरिटी के लिए था, ये एटीएस बेचने के लिए नहीं था, तो इसके लिए ओरल एग्रीमेंट दी जा सकती है। प्रोवाइजो है वहां पर 6-7 प्रोवाइजो लिखे, बट मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूं कि यहां पर मान लो एक तीसरी पार्टी है, तीसरी पार्टी को ये पार्टी चाहती है, ये पार्टी का इंटरेस्ट है कि अगर ये ट्रांजैक्शन ऐसे ही प्रूव हो गई, सेल ही प्रूव हो गई, तो कहीं ना कहीं ये पार्टी, इसका कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा, इसका हित है इसमें। तो इसको बोला गया कि भैया आप अगर अपने हित को प्रूव करना चाहते हैं तो आपको छूट दी जाती है कि आप ओरल एविडेंस दे देना
और इस ट्रांजैक्शन में कुछ भी वेरी कर सकते हो, केवल वेरी, कंट्राडिक्ट नहीं, ऐड नहीं, सब्सट्रैक्शन नहीं, केवल वेरी। सेक्शन 95 में से केवल एक बात, चार बातों में से एक। तो यहां पर सी है जो आउटसाइडर है, स्ट्रेंजर है इस सूट से, इस डॉक्यूमेंट से। अब ऐसा भी हो सकता है कि सी ने मान लो ए के अगेंस्ट कोई सूट डाल दिया, सी ने डाला है सूट ए के अगेंस्ट, और ये डॉक्यूमेंट उस सूट में एक इशू है, ये डॉक्यूमेंट जो ए और बी के बीच में बना। तो जब ए और बी के बीच के डॉक्यूमेंट की टर्म्स को सी वेरी करना चाहता है, क्योंकि सी इस डॉक्यूमेंट में पार्टी नहीं है, पर्सन हु आर नॉट पार्टी टू अ डॉक्यूमेंट, दैट इज सी। सी इज नॉट अ पार्टी ऑफ डॉक्यूमेंट। लेकिन इसी डॉक्यूमेंट, यहां पर सी ने जो सूट डाला ए के अगेंस्ट, यहां पर इशू है ये डॉक्यूमेंट, तो इसकी टर्म्स में वेरी करने के लिए ए को परमिशन नहीं दी जा सकती, लेकिन सी को है परमिशन कि वो ओरल एविडेंस लाए और टर्म्स को वेरी कर सकता है। या फिर बी ने सूट डाल दिया सी के अगेंस्ट, लेकिन इशू यही डॉक्यूमेंट है, देन बी को परमिशन नहीं मिलेगी, बट सी को परमिशन है कि वो ओरल एविडेंस से प्रूव कर दे। कारण क्या है? कारण है कि ये ए इस सूट से बाहर है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में, ये ए और बी को बाउंड करता है, सी को बाउंड नहीं करता। लेकिन सी का इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं इस ट्रांजैक्शन, तो ये ट्रांजैक्शन लाकर इस सेल की बजाय बता सकता है कि नहीं, ये सेल नहीं है, ये तो मॉर्गेज है, ये तो सिक्योरिटी है। सी चाहे तो प्रूव कर सकता है। तो सेक्शन 95 और सेक्शन 102 में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और इस वर्ड्स पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। कंटेम्पोरेनियस एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट ला रहा है ना सी, any fact, evidence may be given to any facts, evidence of any facts tending to show a contemporaneous agreement. ये एग्रीमेंट कंटेम्पोरेनियस होना चाहिए। जो ये सी को परमिशन दी जा रही है, ये जो सी को परमिशन दी जा रही है कि तुम कोई ओरल एग्रीमेंट ले आना, वो समकालीन एग्रीमेंट होना चाहिए, वो ऐसा नहीं कि बहुत लेटर ऑन का कोई एग्रीमेंट हो। तो ये डिफरेंस है सेक्शन 102 एंड सेक्शन 95 में। इलस्ट्रेशन भी देख सकते हैं आप 102 का। 102 में कहा ए एंड बी मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा, दैट बी सेल अ सर्टेन कॉटन टू बी पेड फॉर ऑन डिलीवरी। ए को कॉटन खरीदना था, बी को कॉटन बेचना था, तो बी ने कॉटन बेच दिया ए को, और ये कहा कि जो पैसा दिया जाएगा वो डिलीवरी के टाइम पर दिया जाएगा, एट द सेम टाइम। ये वर्ड्स क्या है, एट द सेम टाइम, कंटेम्पोरेनियस एग्रीमेंट। एट द सेम टाइम नहीं होगा तो सेक्शन 102 एप्लीकेबल नहीं होगी। एट द सेम टाइम दे मेक एन ओरल एग्रीमेंट, एक ओरल एग्रीमेंट भी हुआ उसी टाइम पर, दैट 3 months क्रेडिट शैल बी गिवन टू ए। ए को 3 महीने का टाइम दिया जाएगा कि वो 3 महीने में पेमेंट कर दे। इट मींस उधार पर खरीदा जा रहा है, अब डिलीवरी के टाइम पे पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन एग्रीमेंट में यही लिखा हुआ है कि डिलीवरी के टाइम पे पैसा दिया जाएगा, बट ओरल एग्रीमेंट एट द सेम टाइम ये हुआ कि 3 महीने बाद पेमेंट कर देना। दिस कुड नॉट बी सोन एज बिटवीन ए एंड बी। ये एविडेंस देकर ए और बी के बीच में अगर वो है सूट, तब ए ना तो ए इस बात को शो कर सकता है कि 3 महीने के क्रेडिट पे था, ना बी इस बात को शो कर सकता है कि ये 3 महीने के क्रेडिट पे था, जबकि ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ए और बी को बाउंड करता है, और बिल्कुल प्लेन वर्ड्स में लिखा है कि जब पे किया जाएगा जब डिलीवरी होगी, डिलीवरी के टाइम पे पेमेंट होगी। लेकिन बट इट माइट बी सोन बाय सी, लेकिन ऐसा एक और एग्रीमेंट हुआ था कि 3 महीने के उधार पर है, ऐसा कौन शो कर सकता है, हु इज नॉट अ पार्टी टू दिस एग्रीमेंट, हु इज सी। सी शो कर सकता है इफ इट अफेक्टेड हिज इंटरेस्ट। अगर सी के इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है ये एग्रीमेंट, और ऐसे ही सेम टाइम पर अगर डिलीवरी होते ही पैसा लेना है
और सी के इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है, तो सी जो पार्टी नहीं है इस एग्रीमेंट का उसको छूट है कि आप ओरल एविडेंस दे दीजिए। लेकिन सेक्शन 95 ये कहती है कि ए और बी नहीं दिखा सकते ये बात। ये जो सेंटेंस लिखा है ये सेक्शन 95, ये इलस्ट्रेशन था। अब एक लास्ट सेक्शन इस चैप्टर की सेक्शन 103, ये सेविंग क्लॉज है दोस्तों। सेविंग क्लॉज में लिखा है सेविंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू विल्स। वसीयत से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं उनको यहां पर बचा कर रखा गया है। अगर ये सेक्शन नहीं लिखी होती तो कंट्राडिक्शन आ जाता इंडियन सक्सेशन एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। किस तरीके से आ जाता, देखिए लिखा है नथिंग इन दिस चैप्टर। पूरे चैप्टर की बात हुई है, कोई एक सेक्शन की बात नहीं हुई। तो इस फ्रेज को मैं रिप्लेस कर सकता हूं नथिंग इन सेक्शंस 94 टू 95, सॉरी 102, इनको मैं रिप्लेस कर सकता हूं नथिंग इन दिस चैप्टर का मतलब नथिंग इन सेक्शंस 94 टू 102 shall be taken to affect any of the provisions of the Indian Succession Act 1925 as to the construction of wills। जो विल का कंस्ट्रक्शन होगा उसके रिगार्डिंग जो इंडियन सक्सेशन एक्ट में प्रोविजंस लिखे हैं उन प्रोविजंस पर ये जो सेक्शन है 94 से लेकर 102 तक ये वहां के प्रोविजंस को अफेक्ट नहीं करेंगी। अगर दोनों प्रोविजन में कहीं टकराव आ जाता है विल के रिगार्डिंग, ओनली विल के रिगार्डिंग, इंडियन सक्सेशन एक्ट में भी किसके रिगार्डिंग, ओनली विल्स, वसीयत के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन इंडियन सक्सेशन एक्ट में लिखा उस प्रोविजन में और यहां जो प्रोविजन लिखे सेक्शन 94 से लेकर सेक्शन 102 तक, तो ये प्रोविजन विल पर अफेक्ट नहीं करेंगे। जैसा कि एक प्रोविजन है कि यहां पर कहा जा रहा है सेक्शन 94 में कि उसी डॉक्यूमेंट से प्रूव करिए जो डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आया। तो विल के मामले में सबसे पहले विल पिक्चर में आती है, लेकिन विल को कैसे प्रूव किया जाता है, प्रोवेट से प्रूव किया जाता है। और प्रोवेट क्या होती है, एक कॉपी होती है, वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ नहीं होता। इस डॉक्यूमेंट की, इस विल की कॉपी होती है, कोर्ट इसको सर्टिफाइड कर देता है अपनी मोहर से और सील से और अपने साइन करके कि हाँ ये जेन्युइन है। अब जहां भी विल की एविडेंस दी जाएगी वो इस कॉपी से दी जाएगी, ना कि उस डॉक्यूमेंट इटसेल्फ से। तो ऐसी बातें कहीं कंट्राडिक्ट होंगी तो इंडियन सक्सेशन एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, ना कि सेक्शन 94 से लेकर सेक्शन 102 तक के प्रोविजन होंगे। तो ये चैप्टर 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब हमारा चैप्टर शुरू होगा बर्डन ऑफ प्रूफ। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, कमेंट करके बताइए। ज्वाइन को आप और चैनल को आप सब्सक्राइब ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।